स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी जी के साथ हमारा पारिवारिक रिश्ता रहा है। हम अर्जुन सिंह जी के खासम खास हुआ करते थे और जैसा भी आप जानते हैं तिवारी जी और अर्जुन सिंह जी की पटती नहीं थी, लेकिन मैं हमेशा मजाक में कहता था कि आपके दोनों के झगड़े में मैं नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आप दोनों इतने गुरु हो, कब एक हो जाओगे हमें भरोसा नहीं है। और हमेशा हमेशा दोनों ने जब जब कांग्रेस पे संकट आया, दोनों ने मिलकर कांग्रेस का साथ दिया और कांग्रेस की लड़ाई लड़ी। इसलिए इस विंध्य प्रदेश की धरती पर इन दोनों महान हस्तियों से हमें सीख लेना चाहिए। आंतरिक विरोध होना स्वाभाविक है, परिवार में हो जाता है तो ये तो राजनीति है, लेकिन जब संकट आता है, संकट काल में किसी भी हालत में हमें हमारा जो मूल लक्ष्य है, जो हमारा एम है, उससे भटकने की आवश्यकता नहीं है। आज रीवा विधानसभा क्षेत्र के सेक्टर मंडल के लोगों से चर्चा हुई। बहुत सारे हमारे लगभग 35-40 लोगों ने भाषण दिए, खुलकर भाषण दिए, लेकिन एक बात सब सामने आई कि हमें एक होकर ही चुनाव लड़ना चाहिए। उम्मीदवार कोई भी हो, लेकिन हमें रीवा में चुनाव जीतना है और भाजपा को हराना है। कौन कहता था कि हम लोग महापौर का चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन महापौर का चुनाव हम जीते और उसके लिए रीवा विधानसभा क्षेत्र का जो शहरी क्षेत्र है, उनके मतदाता भाइयों और बहनों के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने भाजपा को धूल चटा दी और एक जमीन से जुड़ा हुआ हमारा कार्यकर्ता जो लंबे समय तक पार्षद रहा, हमारे नगर निगम में विपक्ष का नेता रहा, बाबा मिश्रा को आपने चुनाव जिताया। अब ये जवाबदारी उनकी हो जाती है कि वे रीवा शहर के सौंदर्यीकरण के बारे में जन जन के बीच में जाके काम करें। उन्हें हमेशा उम्मीद है मुझे, क्योंकि जिस प्रकार का मानस है इस युवा नेता का, ये विशेष तौर पे जो हमारे गरीब मोहल्ले हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के मोहल्ले हैं, झुग्गी झोपड़ियों के मोहल्ले हैं, उन पर विशेष तौर पर ध्यान देंगे और इसको और सुंदर बनाने का प्रयास करेंगे, हमें भरोसा है। सुंदरलाल तिवारी जी तो हमारे बड़े भाई थे, मुझसे कुछ महीने बड़े थे, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि श्रीनिवास तिवारी जी से हमारे जो पारिवारिक संबंध थे, उनको भाई सुंदरलाल जी ने इसे और आगे बढ़ाया। और रीवा में जब भी आता हूँ तो उनके निवास में अमैया में जाकर भोजन करना मुझे अनिवार्य रूप हो गया है, क्योंकि हमारी भाभी और सिद्धार्थ की माताजी के हाथ का बना हुआ खाना हमको बड़ा पसंद है, और उनका जो लाल मिर्ची का अचार है वो हमेशा मुझे भिजवाती है। दोनों हमारे आदरणीय गुरुदेव और सुंदर भैया को हम लोग आज स्मरण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सिद्धार्थ ने मेहनत करना तो शुरू किया है, जनता के बीच में जा रहा है। इसको मैंने कहा था कि जनमानस में काम करना है तो थोड़ा झुकना सीख। क्योंकि श्रीनिवास तिवारी जी का जमाना दूसरा था
वो किसी के सामने झुकते नहीं थे, झुकाते थे। लेकिन सिद्धार्थ ने अपना काम करने के तरीके में फर्क किया है और जनमानस के बीच में जा रहा है। 17 सितंबर से लेकर आज तक सभी विधानसभा क्षेत्र में इसने जन अधिकार की यात्रा की है। यही तो राजनीति है। जब तक लोकतंत्र में लोगों को अधिकार नहीं दिया जाएगा तब तक लोकतंत्र बचेगा नहीं। यही तो मूल आधार है लोकतंत्र का। विपक्ष का रोल क्या है? विपक्ष का रोल यह है कि जनता के बीच में रहकर जनता की आवाज बुलंद करें। बिजली के बिल बढ़े हैं, आंदोलन करो। गरीब को सताया जा रहा है, आंदोलन करो। गोविंदगढ़ के अंदर और सतना की जो रेलवे लाइन सिंगरौली की निकल रही है उसमें लोगों को मुआवजा नहीं मिल रहा है, किसान आंदोलन कर रहे हैं, तुम उनके साथ जुड़ो। लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, क्योंकि जिस विचारधारा के साथ हमारी लड़ाई लड़ रही है वो मूल रूप से लोकतंत्र विरोधी है और जन अधिकार के विरोधी है। वो स्वयं को अधिकार देने के पक्ष में है और यही नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं कि वो सारे अधिकार अपने में समेट रहे हैं। ये लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र वो है जो सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है। महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज की कल्पना इस देश को दी थी और राजीव गांधी जी ने लोकशाही को और आगे बढ़ाने के लिए पंचायतों को नगरपालिका निगमों के लिए संविधान में परिवर्तन किया 73वें 74वें संविधान संशोधन में, और उसी के आधार पर हम लोगों ने इस प्रदेश में पंचायती राज लाए और जनपद पंचायत, जिला परिषद और ग्राम पंचायत नगरपालिका निगम को अधिकार दिए। आज मुझे बताया जाता है कि कोई ऐसी जनपद नहीं है जहां 100 से 250 तक लोगों को रोजगार शिक्षक, कर्मी और गुरुजी के न दिए गए हो। कोई ऐसी पंचायत नहीं है जहां पंचायत कर्मी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका को नियुक्तियां नहीं हो। जन स्वास्थ्य रक्षक बनाए गए, गौ सेवक बनाए गए। मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी 18 साल में नौकरियां नहीं दे पाई, हमने 10 साल में उतनी नौकरियां दे के दिखाई थी। आज बैकलॉग है। अनुसूचित जाति जनजाति की बड़ी तारीफ की जा सकती है, लेकिन बैकलॉग भर्ती क्यों नहीं की जा रही है? भर्ती करो, नौकरियां दो। एक हैबिट हो गई है, एक काम करने का तरीका हो गया है। नौकरियां निकालो, लोगों से फॉर्म भरवाओ, 10 करोड़ रुपए इकट्ठे करो, पेपर आउट करो और इम्तिहान निरस्त करो। व्यापम में जो हुआ आप जानते हैं। व्यापम में मध्य प्रदेश के लोगों को नौकरियां नहीं मिली, महाराष्ट्र के, बिहार के, उत्तर प्रदेश के, पता नहीं कहां कहां के लोगों को नौकरी मिल गई, क्योंकि हमने नियम बनाया था कि मध्य प्रदेश में नौकरी वही करेगा जो 10वीं और 12वीं की कक्षा को पास मध्य प्रदेश से करेगा, वही हमारे मध्य प्रदेश में नौकरी कर पाएगा। उस नीति को परिवर्तित कर दिया। साथियों, बहुत सारी समस्याओं के बारे में मेरे पूर्व वक्ताओं ने बड़े विस्तार से आपको बात बताई है, लेकिन ये अधिकार, जनाधिकार यात्रा पर अधिकार किसने दिया? ये विचार किसका रहा? ये कांग्रेस पार्टी का रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, सूचना का अधिकार किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। पहले विधानसभा का सदस्य या लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य ही सरकार से प्रश्न पूछ सकता था। आज गरीब से गरीब आदमी भी सूचना के अधिकार के तहत
सरकार से जानकारी ले सकता है और मांग सकता है, और उसकी बाध्यता है। यदि सूचना के अधिकार में नहीं देता है तो उसको हक है उसकी लड़ाई लड़ने के लिए। शिक्षा की गारंटी किसने दी? कांग्रेस ने दी। खाद्य सुरक्षा अधिनियम कौन लाया? कांग्रेस लाई। आज लगभग मुफ्त में लोगों को अनाज मिल रहा है, वो किसकी देन है? कांग्रेस की देन है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नियम बना रही है कि जिसको सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, मिल चुका है, उसको अब सरकारी योजनाओं का लाभ न मिले। कल रामपुर बघेलान में एक प्रजापति परिवार से बातचीत हुई, हमारे कुछ लोगों की, पत्रकारों की। उसके घर में 7 सदस्य थे। अब उसको प्रधानमंत्री आवास योजना का एक मकान मिल गया, वो अधूरा है क्योंकि उसमें किस्त लेने में कितनी कमीशन लगती है बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। 20,000 से 30,000 रुपए जब तक कमीशन ना दो तब तक पहली किस्ती रिलीज नहीं होती है। और आधा बना हुआ मकान पड़ा हुआ है, वो प्रजापति जी अपने पुराने घर में रह रहे हैं। उस परिवार में 7 लोगों के लिए अनाज उसको 35 किलो मिलता था, लेकिन वहां के तहसीलदार ने और एसडीएम साहब ने कहा कि तुमको अब मकान मिल गया, इसलिए अब 7 सदस्यों को अनाज नहीं मिलेगा। 7 सदस्यों के बजाय तुमको केवल 3 लोगों को अनाज मिलेगा। भाई ये कौन सा कानून है? ये कौन सा नियम है? किस कदर से सरकारी कर्मचारी और अधिकारी लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, लोगों को झूठ बोलकर इस प्रकार से योजनाओं के माध्यम से लोगों को ठग रहे हैं। अभी हमारे शिवराज सिंह चौहान जी को लगभग 19 साल बाद याद आई कि उन्हें अपनी बहनों का ख्याल रखना चाहिए। मामा जी को भांजी का ख्याल तो था, लेकिन बहना का ख्याल नहीं था। अब बहना का ख्याल आया तो कहा हम आपको 1,000 रुपए खाते में डालेंगे, और 7 शर्तें उसमें लिख दी। अब 7 शर्तों की पूर्ति अगर होती है तो बहना को 1,000 रुपए मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की नीति बड़ी साफ है, लोगों को मूर्ख बनाने के लिए 1,000 रुपए जेब में डालो और उसकी जेब से 3,000 से लेकर 10,000 रुपए निकाल लो। किसान सम्मान योजना क्या है? साल में 6,000 रुपए किसानों का सम्मान बढ़ा रहे हैं, लेकिन जैसे मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा, डीजल की कीमत बढ़ गई, किसानों पर बिजली का बिल बढ़ गया, खाद की कीमत बढ़ गई, लागत बढ़ गई, फर्टिलाइजर की बोरी 50 किलो की 45 किलो की हो गई, उपलब्ध नहीं होती है तो उसमें नंबर 2 में खरीदना पड़ता है काला बाजारी में। तो आप समझ लीजिए कि सम्मान निधि मिली 6,000, और एक सामान्य 2 एकड़ का भी किसान है, उसको साल भर में 25 से 35,000 रुपए का डीजल, खाद, बिजली का बिल और मजदूरी का घाटा होता है कि नहीं होता, मुझे बता दीजिए। तो कौन सा सम्मान निधि है? और ये सम्मान निधि क्या नरेंद्र मोदी अपनी जेब से दे रहे हैं? अरे आप लोगों के द्वारा टैक्स वसूली का जो पैसा है वो दे रहे हैं। इसी प्रकार से शिवराज सिंह जी ने अपनी लाडली बहना योजना, पहली बात तो जो फॉर्म भरेंगे उसमें भी खेल कर रहे हैं। कह दिया उन्होंने कि चिंता मत करो, अगर 2.5 लाख की आमदनी से ज्यादा भी है तुम तो 2.5 लाख भर दो, तुम्हें 1,000 रुपये मिल जाएंगे। लेकिन ये मत भूलो, किसान सम्मान योजना में जो अपात्र लोगों को पैसे मिल गए थे, अब उनकी वसूली हो रही है कि नहीं हो रही है?
उसी तरह से वसूली फिर उसकी होगी। जिन्होंने फॉर्म तो भर दिया 2.5 लाख से कम आमदनी का, लेकिन वहां 2,60,000 भी हो गए तो उनसे वसूली फिर हो जाएगी। लेकिन शिवराज सिंह जी ने अपने भाषण में कह दिया तुम तो भर दो, मामा तुम्हारा भाई खड़ा हुआ है। ये फर्जी बात करने का ये आदी है ये व्यक्ति। फिर कह दिया कि आधार का कोई भी भर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह के झूठ से वे लोगों को लुभाना चाहते हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है। चुनाव होते हैं, पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ जाते हैं, गैस की टंकी के भाव बढ़ जाते हैं, और उन्हें इस बात की चिंता नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कि भारत में धर्म का नशा इतना वो पिला चुके हैं, उनके सर में इतना डाल चुके हैं, इनके जहन में डाल चुके हैं कि चाहे महंगाई चरम सीमा पर पहुंच जाए, अन्याय अत्याचार होता जाए, लेकिन जब चुनाव आएंगे तो हिंदू मुसलमान करके चुनाव जीत जाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में कोई भी धार्मिक आयोजन बिना शांति पाठ के होता है क्या? शांति पाठ होता है, और शांति पाठ से ये ईश्वर से कामना की जाती है, प्रार्थना की जाती है कि हमारे घर में शांति हो। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर पूरे मोहल्ले में जहां हिंदू मुसलमान दोनों रहते हैं, शहर में, कस्बे में, अगर दोनों के बीच में कटुता फैली, झगड़ा हुआ, फसाद हुआ, हिंसा हुई, लड़ाई हुई, दंगा हुआ, फसाद हुआ, तो क्या शांति कभी रहेगी? अशांति के वातावरण में कभी विकास नहीं हो सकता। इसी प्रकार से हमारे सनातन धर्म में हम जब नारा लगाते हैं तो हम नारा ये लगाते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, विश्व प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणियों में सद्भावना, प्राणी में सब कुछ आ जाता है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो या सिख हो। प्राणियों में सद्भावना और विश्व का कल्याण हो। ये नहीं होता है कि हमारा ही कल्याण हो। ये सनातन धर्म है जिसे ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बिगाड़ रहे हैं। कहते हैं हिंदू धर्म को हिंदुत्व को खतरा है। हिंदू धर्म, पहली बात तो हिंदुत्व का कोई लेना देना नहीं हिंदू धर्म। और ये कहते हैं कि हमारे धर्म को, हिंदू धर्म को खतरा है। अगर 500 साल के मुगल और मुसलमानों की राज में हिंदू धर्म का कुछ नहीं बिगड़ा, 150 साल के ईसाइयों के राज में कुछ नहीं बिगड़ा, तो अब हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चीफ मुख्यमंत्री सब हिंदू हैं, तो खतरा किससे हो गया हम लोगों को? केवल लोगों को डरा के, भयभीत करके वोट कबाड़ना चुनाव में, यही इनका पूरा एकमात्र उद्देश्य है। इसलिए ये जनाधिकार यात्रा को सफल आप लोगों ने बनाया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे एक ही बात कह सकता हूं, इस देश में कांग्रेस ही वो पार्टी है जिसने गरीब की मदद की है। विचारधारा का प्रश्न है। अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण दिया तो कांग्रेस ने दिया, भारतीय संविधान ने दिया। जैसा कि सुरेंद्र चौधरी जी और राम गरीब जी बोल रहे थे कि भारतीय संविधान आज खतरे में है, और भारतीय संविधान के खतरे को, संविधान को बचा सकता है तो केवल कांग्रेस पार्टी बचा सकती है। कोई हाथी वाला नहीं बचा पाएगा, ना बीएसपी वाला बचा पाएगा। इसलिए सब लोग आके मिलिए, एकजुट होइए और कांग्रेस का साथ दीजिए, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। हमारे गुरुदेव श्रीनिवास तिवारी जी अमर रहे, सुंदरलाल तिवारी जी और सिद्धार्थ तिवारी को हमारा पूर्ण आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद।
दूल्हा साफा माला दुल्हन ज्वेलरी ब्रांडेड मेकअप सभी होलसेल रेट पर उपलब्ध है। पता प्रकाश चौराहा सब्जी मंडी रीवा।